नमस्कार। बोलना भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आज प्रणय जी हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के बारे में आज उनसे चर्चा करेंगे। बहुत सही से अहम सवाल है जिसके बारे में उनसे जवाब लेंगे। आज मुख्य सवाल तो एक ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी की रणनीति है और जो विपक्ष को खत्म करने के लिए जिन संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, वो उसकी उसके पीछे उसकी रणनीति क्या है। दूसरे क्या है कि एक कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते 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 आज बीजेपी विपक्ष मुक्त भारत की बात करने पे आमादा हो गई है। इन्हीं सब सवालों का जवाब लेंगे और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक आम जनमानस के मन की ये बात है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी मन की बात करते रहे, लेकिन अब जो भारतवासी लोग हैं, 144 करोड़ लोगों के भी मन की कुछ बातें हैं, और जो वो अपनी बात किस माध्यम से कहें, कोई ऐसा माध्यम तो है नहीं। एक हम ही लोग एक हैं जो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम मीडिया से हट के जो उनकी बात कर लेते हैं, वरना आज जो मोदी मीडिया का हाल है वो सब के सामने है, छुपा नहीं है। तो इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणय जी, आप हमारे चैनल पे आ गए हैं। अपना कीमती समय निकाल कर आपने जो है हमें मौका दिया और हम इसी मुद्दे पे आपसे चर्चा करें। तो मैं बात ये कर रहा था प्रणय जी कि क्या जो राष्ट्रीय स्तर की जो इनकी बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि मतलब विपक्ष को तोड़ने के लिए, क्या ये जो इनका अपना जो संसाधन है, क्या उसका आप इस्तेमाल करने लगे हैं? नहीं, बोलना चाहिए गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। संसाधन हाँ होना अच्छी बात होती है, हाँ, पर गलत उसको आप जो है ना उन संसाधनों का इस्तेमाल संसाधनों का दुरुपयोग करने लगे हैं। जो संसाधन है या जो आपके पास बुद्धि भी है, वो लोक कल्याण के लिए होना चाहिए था। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जो पार्टियां विपक्ष में है या जो आपके अगेंस्ट में बोलती हैं, उनके खिलाफ आप वो सारी बातों को पर्सनली ले लेते हैं। आई मीन एज ए पार्टी, संगठन, और फिर आप उनके पीछे लग जाते हैं, उनको डिसमेंटल करने में, निस्ते-नाबूद करने में, या फिर उनको ऑफर दे देते हैं कि अगर सब कुछ सही चाहते हो तो आप हमारे साथ मिल जाओ। जो बात पिछले 2-4 सालों से कही जा रही है कि अगर किसी का कोई मसला है, ईडी, सीबीआई वाला केस चल रहा है, तो बीजेपी जॉइन हो जाओ, आप बिल्कुल साफ हो जाएँगे वॉशिंग मशीन में। ये बात बहुत प्रचलित है। पर जिस तरीके से जब 2014 में वो लोग कैंपेन चला रहे थे इलेक्शन से पहले, और फिर बाद में कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे। अब आप और हम बात कर रहे हैं विपक्ष मुक्त भारत की, तो ये तो बहुत ही गंभीर हमारे लिए सवाल भी है और चिंतन का विषय भी कि भाई जो हमारा संवैधानिक ढांचा है उस पे बहुत बड़ा आघात और चोट होगा। क्योंकि अगर इस तरीके से चलेगा, तब तो जिस तरीके से रशिया में व्लादिमीर पुतिन और तुर्की में रिसेप तैयब एर्दोगान चला रहे हैं सरकार कि भाई जब तक हम जीवित हैं हम ही रहेंगे, एकदम इस तरीके हाँ, से वोटिंग भी होता है इन दोनों देशों में कि वही लोग जीत कर आ जा रहे हैं। तो क्या नहीं तो हम इसके वैसा ही पीछे चाहते हैं भारत में भी? प्रणय भाई, क्या इसके पीछे मतलब कोई अब बीजेपी के अंदर कोई डर आ गया है क्या? उन्हें क्या लग नहीं रहा कि हम स्वच्छ राजनीति और साफ सुथरी राजनीति के सहारे अब हम इस देश पे राज नहीं कर पाएंगे, या जनता पे जो राज करने का जो उनका था कि हम जनता के दिल को जीतेंगे, उनके मन को जीतेंगे, क्या अब उन्हें ये लग रहा है कि अब इसके सहारे हम बहुत ज्यादा नहीं चल पाएंगे? क्योंकि पिछली जो उनके एक हिंदू मुस्लिम वाली जो छवि बनती चली आई थी, और मंदिर मस्जिद, यही 2-3 मुद्दे उनके पास थे, तो क्या अब लग रहा है कि जनता के ऊपर वो बोझ बनते जा रहे हैं
और साफ सुथरी स्वच्छ राजनीति के सहारे हम अब नहीं आगे बढ़ पाएंगे? क्या इसलिए ये दुरुपयोग और सारी मशीनरी और सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव होने में अभी भी करीबन 3 साल हैं, तो उनको लग रहा है कि अगर हम बने रहना चाहते हैं, क्योंकि आम लोगों का जो लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा है जीवन जीने के लिए या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उसमें कोई खास बदलाव या अंतर नहीं आ रहा है। तो लोग अब विकल्प ढूंढना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि जो अपोजिशन में खासकर जो प्राइमरी अपोजिशन पार्टी या प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वो अब सड़क पे ज्यादा दिखने लगी है और लोगों के बीच धीरे धीरे जो मुद्दे हैं, मुद्दे वाली राजनीति, वो करना शुरू कर दे रहे हैं। ये सिर्फ मन की बात सुनने से या फिर जो लाभार्थी वर्ग भी है, जिसको पिछले 10 सालों में स्पेशली बनाया गया है कि हम आपको ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो जो कहते थे ना कि लाभार्थी लोग इतने ज्यादा हो गए कि वही उनको वोट दे रहे हैं और उनकी सरकार बार-बार आ रही है और वो बोलते हैं कि हम देखो बार-बार जीत कर आ भी रहे हैं क्योंकि लोगों का हम पे भरोसा है। पर कब तक? हर चीज़ का है? तो ना क्या एक तो जी, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? इसका मतलब ये समझा जाए कि कांग्रेस से या विपक्ष से बीजेपी डर गई, मतलब भाजपा डर गई, इस वजह नहीं, से डर नहीं गई कांग्रेस है मुक्त पर की बात, इस वजह से कांग्रेस मुक्त की बात करते करते अब ये विपक्ष मुक्त की बातें चले आए हैं, उस दिशा में काम करने लगे। नहीं कोई भी अगर शासक भी होता था पहले ज़माने में, तो उसे भी डर तो होता ही था कि कहीं मेरे हाथ से मेरी जो राजगद्दी है वो छिन ना जाए हाँ, या वो एक उनको नैतिकता का भी डर होता था। हाँ, और वो होता था। लेकिन अभी जो ये सोशल मीडिया, मैं बोलूँगा सोशल मीडिया क्रांति या टेक्नोलॉजिकल क्रांति जो हो गई है पिछले 5-8 सालों में, कि अब हर हाथ में मोबाइल है। तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, परसेप्शन बनाना या एजेंडा सेट करना या फिर लोगों के बीच अपनी बातों को सशक्त तरीके से रख पाना, ये थोड़ा आसान हो गया है। तो विपक्ष के जो पार्टीज हैं, उनके पास एक बहुत सुनहरा मौका है, मैं बोलूँगा कि आप सही-सही मुद्दों वाली, सिर्फ भटकाने वाली बात ना करें। उसमें वो बहुत माहिर है बीजेपी और उनका जो आईटी सेल है। भटकाने वाला बात करेंगे, तो उससे काम नहीं बनेगा। नहीं, एक चीज और और भी है। इसलिए ये एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, जी जी जी। और इसलिए जो संवैधानिक ऑफिसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे जी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर जुडिशरी एज ए होल, उन सब पे भी ना एन केन प्रकारेण ये प्रेशर बनाते हैं कि उनके हक में या उनके जो फेवर में वर्डिक्ट आए, या फिर जो ये एजेंसीज हैं उनके लिए काम करें, या उनके जो लोग समर्थक हैं उनके लिए काम करें, और जो विपक्ष में हैं उनके ऊपर ऐसे प्रहार करें कि वो लोग भी नतमस्तक हो जाएं और इनके शरण में आ जाएं। तो ये जो आघात और चोट हो रहा है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे, ये बहुत आप समझिए खतरे की घंटी है। आपके लिए ये जो डेमोक्रेटिक ईथोस होते हैं, वो कैसा होना चाहिए? सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूनाइटेड किंगडम। देखिए कल वहां के प्राइम मिनिस्टर ने आराम से इस्तीफा दे दिया। उनको दिखा कि अब ये हम नहीं चला पाएंगे, और पिछले जी। 10 साल में ना वहां 6 प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। हाँ, क्योंकि रिवोल्ट कहां से हुआ? थोड़ा सा उनके सिर्फ वो पॉपुलैरिटी उनकी कम हुई, इसके बिना पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि नहीं, जो मैं ग्राफ बोलूँगा था पिछले, उनका गिर गया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। पिछले 10 सालों में वहाँ 6 प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं, और जी रिवोल्ट या पॉपुलैरिटी कम होना, रिवोल्ट कौन कर रहे थे? उनके खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहे थे। अगर जी। लेबर पार्टी का ही नहीं, चुना हुआ नुमाइंदा अपने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और इतनी हिम्मत भी रखता है, यहाँ के जी जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो अपनी ही सरकार के अगेंस्ट तो खड़े होने की हिम्मत ही नहीं करते। वो सिर्फ
अब सिर्फ ना जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, वो सिर्फ गिनती के लिए है, डेटा, कि जी भाई बिल पास कराना है, आप लोग को सदन में आना है, यस बटन दबाना है, बस आपका इतना ही काम है। कोई पॉलिसी पे कोई चर्चा नहीं या बहुत कम चर्चा, और वो भी नकारात्मक चीजें, ज्यादातर विपक्ष के जो सुझाव होते हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। और ये जो पार्टियों को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये तो जो वो 400 पार करके करना चाहते थे, मतलब ये जो हमारा संविधान है, जो सभी एस्पिरेंट पढ़ते भी हैं और करते भी हैं पढ़ाई, इसी को वो आमूल-चूल परिवर्तन करने का अब मन बना रखा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। जैसे 1976 में और फिर 77 में किया गया, और दूसरे-दूसरे मुल्कों में, खास तौर से रशिया और टर्की, तुर्की जिसको कहते हैं, और सबसे हमारा जो बगल का नेबर है पाकिस्तान और बांग्लादेश, पिछले 40 सालों में उनका जो मूल संविधान था ना, वो बदल गया। हमारा जो 1950 से संविधान चला आ रहा है, अभी भी चला आ रहा है, ठीक है ना? इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन बहुत हाँ बड़ा ऐसा अमेंडमेंट नहीं हो गया है कि आम लोगों का मौलिक अधिकार छिन जाए, या उनके ऊपर ऐसे हो जाए कि सरकार से डर लगने लगे। सरकार से सवाल पूछने का जो तरीका था आरटीआई, उसको कमजोर कर दिया गया पिछले 6 सालों में। हाँ, उसी के सहारे तो अन्ना आंदोलन ही हो गया था, लोकपाल बिल बिल्कुल, लेके आने वाले लोग। लेकिन तो ये कि उसको कहाँ कमजोर कर दिया गया। लोकायुक्त का भी पता नहीं चलता कि अब कोई लोकायुक्त की बात भी करता। अच्छा, मैं ये कह रहा था पंडित जी, ये क्या मतलब ये बीजेपी के अंदर ये हताशा निराशा अब ये इस हद तक आ गई है? क्या इन्हें आभास हो रहा है कि स्वच्छ राजनीति के सहारे हम यहाँ तक ना पहुंचेंगे? तो क्या इसकी वजह से जो शिवसेना और टीएमसी और इस तरीके से जो एक नया ट्रेंड इन्होंने चला दिया जोड़ तोड़, क्या ये जाके घूमते हुए फाइनली केंद्र की राजनीति और आने वाले समय में जो मतलब 2/3 बहुमत का जो आंकड़ा, क्या इसको लेके सारा चीजें जो काचा बुना जा रहा है? बिल्कुल, लगता तो यही है कि उनके मन में है कि किसी भी तरह लोकसभा के अंदर वो लमसम 360 के आसपास किसी न किसी तरह से पहुंच जाएं, और उसके बाद आसान हो जाएगा कोई बड़ा अमेंडमेंट करने में, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी वाला अमेंडमेंट तो ये लोग करेंगे नहीं, ठीक है ना? उससे तो कोई फायदा होगा नहीं, बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। तो तो इसमें दो तिहाई। इसमें जी जी हाँ, जी, आप बता रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि क्या मतलब अब बीजेपी को कोई जनता का या जनादेश से कोई लेना देना नहीं है कि जनता का अपना कोई उनकी अपनी राय, उनका अपना मशवरा, या उनकी जो मन की अपने मन की बात करते थे उनके मन की बात का डर, जनता के मन की बात का डर नहीं है क्या बीजेपी के अंदर कि जो इसी जिस सहारे तरीके पूरा? जी हाँ, जिस तरीके से वो लोग आए हैं जीत कर पिछले 3 बार से ना, उनको जी लगता है कि हम हमारे देश की जनता बहुत भोली-भाली है, और उनको बहला-फुसला कर वोट लेना आसान है, और कोई हमारे अगेंस्ट अभी खड़ा होने के लिए है नहीं। सबको हम जिस तरीके से इस्तेमाल किए हैं जुडिशरी को, या फिर पुलिस को, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, तो जो एक माहौल होता है ना क्रिएट करना, वो कर दिए हैं, तो लोग सामने से मुखर होकर अभी कोई बोलेंगे नहीं, तो जो करना है अभी कर लो। और कौन ही आदमी चाहता है कि उसका प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी या वो जो होम मिनिस्टर है उसकी कुर्सी चली जाए? कोई सत्ता से बाहर कभी नहीं होना चाहता है। बेस्ट एग्ज़ाम्पल तो मैं पुतिन का हमेशा देता हूँ। वो इस तरह से हो गया है कि मतलब वहाँ के लोग पिछले 26-27 सालों से एक ही आदमी को देख रहे हैं, या तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है कभी-कभी, और प्रेसिडेंट तो वो है ही, और उसने ऐसा चेंज कर दिया 2012 या 16 में संविधान को कि 2036 तक वही बना रहेगा, कोई हटाने वाला नहीं है। और अभी ये एक मानसिकता हो जाती है। बोलते हैं ना कुछ चीज़ें हैं जो तो प्रिमिटिव तो, तो यहाँ पहले से यहाँ ही। मैं ये जानना चाहता क्या भारत में ये संभव है? जैसा कि यहाँ तो मान लिया, चलिए ठीक है, आप अगर पुतिन की बात कर रहे हैं,
बेंजामिन नेतन्याहू की बात कर रहे हैं या शी जिनपिंग की बात कर रहे हैं या फिर तुर्की के एर्दोगान की बात कर रहे हैं। देखिए भारत में अब जैसे नरेंद्र मोदी जी के बात सुनने में आ रहा है कि उनके अमित शाह जी दौड़ में है प्रधानमंत्री के, इधर योगी जी की भी बात हो रही है, वो भी दौड़ में है। तो किसके लिए ये सब काता बुना जा रहा है? क्या अमित शाह जी अपने लिए सब सारी फील्डिंग सेट कर रहे हैं? पहले से तो बाउंड्री बांधना पड़ता ही है और हर व्यक्ति जो एक महत्वाकांक्षा रखता है वहां तक पहुंचने के लिए वो सब तरह के काम करता है। इनफैक्ट जर्मन चांसलर हिटलर भी बहुत सारे चीजें इसी तरह से बहुत निर्दयी तरीके से करता था अपने समय में। यहाँ तक की चर्चा आ गई है कि मतलब अब जर्मन चांसलर हिटलर से भी थोड़ा कंपेयर होने लगे लोग हैं। अभी इतना मेरे ख्याल से नहीं हो सकता क्योंकि देखिए कंपैरिजन का बात नहीं है क्योंकि ये उस तरीके के पॉलिसीज बना रहे हैं इस वजह से। हाँ वो आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको बताओ कि भारत की जनता वक्त वक्त पे बहुत बड़ी बड़ी क्रांति लाई है और मतलब वो जेपी आंदोलन से लिए और अन्ना आंदोलन तक, और उससे पहले बीच में भी इमरजेंसी का भी दौर एक चला। लेकिन क्या मतलब आप समझिए यहाँ की जनता ठीक है लगती भोली भाली, लेकिन जिस दिन वो अपने पे आ जाएगी आप समझिए इन्हें रास्ता नहीं मिलेगा, मतलब जगह नहीं मिलेगी छुपने की। ये मैं बहुत दावे के साथ कर सकता हूँ क्योंकि तब इतिहास गवाह है इस बात का। आप समझिए यही मतलब अन्ना आंदोलन जब हुआ था तो ये लग ही नहीं रहता, गांव गांव में हर आदमी कह रहा था कि ये दूसरी क्रांति, मतलब ये दूसरी गांधी की क्रांति आ गई, और वो पता भी नहीं चला कि भैया ये कहाँ से हवा चली थी और ये क्या हुआ और अब अन्ना जी कहाँ चले गए। तो ऐसा ही होता, फिर कुछ ऐसा ही हो जाएगा, तो लोग नहीं जान पाएंगे कि यार हुआ क्या। ये जो अंतरिक्ष की बातें किया करते थे, जो विश्व गुरु की बातें किया करते थे, सही बात है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। एक साहब ने एक सवाल किया और वो मेरे ख्याल से किया था पार्लियामेंट के अंदर, किसी नेता का ही सवाल था, हाँ राजीव शुक्ला जी का, या ऐसे अपने विषय से हट के बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई ये कौन से विश्व गुरु है जिसका कोई चेला नहीं है। मतलब हर गुरु का एक चेला होता है, तो ये कौन से विश्व गुरु बन गए जिनका मतलब नेपाल तक में भी कोई चेला नहीं है। मतलब म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान, मतलब कोई कहीं कोई चेला नहीं दिखता, भाई यही गुरु बने हुए हैं। तो बहरहाल जो इसकी बात विश्व गुरु की करते थे, आप देखिएगा जनता जिस दिन करवट लेगी ना पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर यही इनका जो जिस तरीके से ये कर रहे हैं, जो रवैया है कि जनता को बिल्कुल नजरअंदाज करके ताक पे रख के और ना कोई उनके मान सम्मान को सामने रखते हुए कोई फैसला, बल्कि ये जो आपने कहा ना कि एकदम तानाशाही वाला रवैया हो गया है हिटलर वाला, अगर इस तरीके से करेंगे मुझे नहीं लगता कि चलेगा। लेकिन इनका जो एक जो मन की बात करते रहे, मुझे ऐसा लगता है कि क्या अब ये लोगों के मनों को तोड़ने की बात कर रहे हैं? पता नहीं, पर जो प्रेसिडेंट है, मुझे देखिए इन लोगों का जो पेरेंट संगठन है आरएसएस, वो उस समय आया पटल पे या लोगों के बीच 1925 में, जिसकी वो लोग 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं पिछले साल से ही। वो वही समय था जब यूरोप में बहुत ज्यादा उथल पुथल था और सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होके जो भी बर्बादी हुई थी उसका आकलन कर रहे थे। तो इनकी जो फिलॉसफी है ना, वो बहुत कुछ जैसे ये लोग आक्षेप लगाते हैं कि हमारा जो संविधान है वो तो इम्पोर्टेड वाला है, बहुत सारा चीज आपने यूनाइटेड किंगडम के संविधान से उठा लिया, कुछ ऑस्ट्रेलिया के, कुछ यूनाइटेड स्टेट्स के, कुछ कनाडा के, कुछ साउथ अफ्रीका के, तो बोलते हैं। लेकिन मेरा कहना है भाई संविधान जहां का भी हो, बनाया तो था पृथ्वी पर जन्मा आदमी ही ना, भले वो किसी और ज्योग्राफी में जन्म लिया, लेकिन उसको कोडिफाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चाहे जिस देश में लिखा गया हो, लिखा तो हमारे आपके तरह का आदमी
जिसके हाथ में 5 उंगली है और दिमाग है, ठीक है ना? तो इसको जी। इम्पोर्टेड मत बोलिए, आदमी ही लिखा है ताकि जो आदमी जन्म लिया है वो उस समय आजाद था और इस इतनी आजादी उसके जीवन काल में मिले उसको, ताकि वो फल फूल सके और उसका जो फुल पोटेंशियल है उसका फायदा पूरे समाज को मिल सके, ठीक है ना? इसलिए फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, या फिर यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में ह्यूमन राइट्स, इसके बारे में वहां पे भी चर्चा है, जैसे हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स की चर्चा है। इनफैक्ट बहुत सारे जो यहाँ पे प्रावधान है हम वहीं से लिए हैं, क्योंकि हमारा और ये ये तो मानना था बात है कि हर जगह से एक अच्छी अच्छी चीजों को चुन के अगर कोई चीज बनाई जाए तो उसमें कुछ कमी नहीं रह जाती, वो तो और अरे अच्छा उसको भी बनती तो है। आदमी ही बनाया ना, इम्पोर्टेड मतलब क्या होता है? बिल्कुल, ये सब इंसानी दिमाग से बना। और जो जिस तरीके से मीठी मीठी बात बोलकर सरकार बनाने में ये व्यक्ति कामयाब हो गया था, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, ये उसकी जी। जीवनी है, मेन कैंप। ये लोग भी मीठी मीठी बात बोलकर, बरगलाकर, लोगों का वोट लेकर सरकार में आ गए हैं। मुझे जो लगता है, जो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो है कि मतलब भाई, कहा जाता है कि आप जिस समय या कालखंड में हैं उस तरीके से रहिए, अगर आप नहीं बदलेंगे समय के साथ तो आप पीछे रह जाएंगे। पर इनकी मानसिकता है कि नहीं, सबको पीछे ले चलो। अरे भाई, हम आगे जाना चाह रहे हैं, आप उनको पीछे ले जाना चाह रहे हैं। अभी आप समझ लीजिए, ये जो 3 लैंग्वेज वाला फॉर्मूला न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है, आप जबरदस्ती तीसरा लैंग्वेज बच्चों पे थोपने वाले हैं, संस्कार, भारतीयता, ये सब नाम बोलकर, ठीक है ना? आपको ये होना चाहिए कि भाई अभी जिस स्पीड, जिस गति से दुनिया बोलते हैं ना, एआई पे व्हेन यू आर इन कहाँ रोड। पहुंच गई, अब ये पीछे पीछे चल रहे हैं। एआई का मामला, हाँ, दुनिया कहाँ आगे कब से निकल गई थी, अब ये पीछे पीछे चल रहे हैं। यही है बिल्कुल। मतलब ठीक है, संस्कार बहुत अच्छी बात है और स्कूलों में संस्कार दिया भी जाता है, लेकिन उसके साथ साथ साइंस टेक्नोलॉजी, बहरहाल ये विषय दूसरी तरफ चला जाएगा। जी, 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 जी। सब मिला के ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जान गए हैं कि अब मुझे ये मैं जो सही साफ सुथरी स्वच्छ राजनीति के सहारे मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मुझे हाँ, साम दाम दंड भेद के साथ साथ वो सारे संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए ही मुझे केंद्र में बने रहने का जो जिनका जो जद्दोजहद है जब केंद्र में बने रहने बिल्कुल, की, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसी के सहारे वो जो है वो सारी रणनीति जो है वो बना रहे हैं। और हाँ, विपक्ष की अगर एकजुटता है, कहीं ना कहीं उसकी बौखलाहट भी होगी, तभी तो ये जोड़ तोड़ कर रहे हैं सारी पार्टियों का। तो जी, जी। इन सब चीजों पे आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। प्रणय जी, आपसे फिर किसी दूसरे विषय पे जरूर मिलेंगे और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हाँ, हाँ। थैंक यू, थैंक यू।